हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे ल्यूसेंट साइंस के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5 के बारे में। आई होप कि फ्रेंड्स इससे के पहले कि आपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि रोज़ाना हम लोग 25 MCQ देखते हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और बताइएगा कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपको क्या दिया जा रहा है। देखिए, पॉलिटी में महत्वपूर्ण अधिनियम को पढ़ेंगे। रिविजन्स के तौर पे बायोलॉजी का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रमुख चिकित्सीय उपकरण, जो इनको आप कवर करेंगे। टॉपिक वाइज सीरीज में भूमध्य रेखा के संबंध में पढ़ना है, यानी भूमध्य रेखा किस रेखा को कहते हैं, किस अक्षांश को कहते हैं, भूमध्य रेखा के संबंध में भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको याद रख लेना है। ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो मार्च 2021 को आप एक बार अच्छे से फिर से रिविज़न कर लेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज जो होता है वो किसका एक यूनिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी को मापने की यूनिट होता है, यानी कि तरंगों की आवृत्ति को मापने का एक यूनिट होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। तो सेकंड ये है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और मैंने आपको इससे पहले वाले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि ध्वनि पर दाब और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ध्वनि के दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप पर पड़ता है। अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो ध्वनि का जो स्पीड होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम डिक्रीज़ करते हैं, अगर यानी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारा ध्वनि भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन से कि तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे। तड़ित चालक, सबसे पहले बात करते हैं तड़ित चालक क्या। देखिए, तड़ित चालक आपने देखा होगा डेफिनेटली कि घरों के ऊपर जो लोहे का लगाया जाता है, यानी तड़ित चालक एक ऐसा धातु का चालक छड़ होता है जिसको हम कह सकते हैं कि ऊंचे मकानों पर फ्रेंड्स लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आकाशीय जो विद्युत होता है उससे रक्षा करने के लिए, यानी कि बिजली से बचाव के लिए इसको हम लगाया जाता है। और जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग जो कि छत से काफ़ी ऊपर लगाया जाता है, आप छत पे आपने देखा होगा। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको नीचे ज़मीन के अंदर तक ले जाया जाता है, यानी कि 6 से 8 मीटर ज़मीन तक गहरा खोद करके, गड्ढा खोद करके ज़मीन के नीचे तक उसको कॉपर की प्लेट के द्वारा फ्रेंड्स जोड़ दिया जाता है। तब हम कहते हैं कि इसको हम तड़ित चालक कहते हैं। और इसकी खोज की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे के जो भाग होते हैं इनमें सर्वाधिक वृद्धि होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए और मैं आपके साथ डिस्कस जो कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा हो सके तो। देखिए, बरगद के पेड़ के तने लटकने वाली मोटी जड़ें को हम लोग कहते हैं स्तंभ मूल, यानी सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि श्वसन मूल पाई जाती हैं। श्वसन मूल जो किस में पाई जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा श्वसन मूल राइजोफोरा कह सकते हैं, राइजोफोरा हम यहाँ पे कह सकते हैं। और ये राइजोफोरा क्या है हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये क्या है, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राइजोफोरासिस जो फोरासिए है वो पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाले सपुष्पक पौधों की एक जैव वैज्ञानिक कुल है। और इसकी सबसे प्रसिद्ध जो सदस्य जातियाँ की बात करें तो राइजोफोरा जीव वैज्ञानिक वंश में आने वाला मैंग्रोव है। तो ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मैंग्रोव में भी श्वसन मूल पाए जाते हैं। इसके पहले वाली हम लोगों ने वीडियो में देखा था। अगला पॉइंट की कपास संबंधित है। बताइए, कपास का संबंध किस कुल से। तो कपास की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर हम क्या होगा, मालवेसी, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। कपास मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। और इसको याद रखने के लिए मैंने छोटा सा एक तरीका ही बताया। देखिए, मालवेसी कुल के महत्वपूर्ण पौधों की ट्रिक कुछ इस तरह से, कपास, भिंडी, गुड़हल। देखिए, कपास, भिंडी, गुड़हल इसमें आता है क्या क्या चीज़ आती है, यानी कि मालवेसी में कपास आता है, भिंडी आता है और गुड़हल आता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिक हमारा ये है कि माँ के पास भिंडी और गुड़ है, माँ के पास भिंडी और गुड़ है। तो देखिए, माँ का मतलब हो गया मालवेसी, यानी मालवेसी कुल की अगर बात कर रहे हैं, के पास के मतलब बात करें तो कपास, भिंडी और गुड़ मतलब गुड़हल। इन तीनों को याद रख सकते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स, और हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वो टोटल 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये ध्यान रखिएगा 3 है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया कि 3 समस्थानिक होते हैं, तो उनमें से उसका रेडियो सक्रिय समस्थानिक का नाम क्या है, तो ट्राइटियम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो तीसरा समस्थानिक है उसको हम कहते हैं, यानी कि 1H जो 3 है इसको कहते हैं। ठीक है, 1H3 ट्राइटियम होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जबकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डेबेराइन का त्रिक नियम था, ये मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अष्टक नियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या जो कि समान होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से याद रखेंगे, इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। एग्जाम्स में आपको हूबहू इसी तरह से देखने को मिलेगा। सार्स को विस्तृत रूप हम क्या लिख सकते हैं? जो सार्स है इसका विस्तृत रूप क्या होता है? तो हम कह सकते हैं सीवियर एक्यूट रिसेप्टरी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सार्स एक प्रकार का वायरस ही था और ये 2002 में सबसे पहले चीन में देखा गया था। और ये अगर हम बात करें इसके लक्षण, तो जो अभी वर्तमान में हम लोग कोरोना वायरस के लक्षण देख रहे हैं ना, ठीक उसी तरह से इसका लक्षण था। इस तरह से कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जो सार्स का ही एक रूप है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 2004 के बाद इसके मामले से साफ बंद हो चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न की वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मैक संख्या। ठीक है, मैक संख्या, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वार्न ब्रान, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। वार्न ब्रान, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? तो लाइकेन और जो मॉस होते हैं इनको कहते हैं, ये वायु प्रदूषकों के लिए काफ़ी विश्वसनीय संकेतक माने जाते हैं, लाइकेन और मॉस। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो कौन सा है? मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो है लेड, यानी कि सीसा, जिसको पीबी कहते हैं। नेक्स्ट वन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण, यानी राइट आंसर यहाँ पे होगा जीव और वातावरण। बात अगर पारिस्थितिकी की करें तो पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए कि पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है कैसे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा जंगली किस्म से प्रजनन करा के। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पौधों में बीज में किसी अन्य पौधों एवं जंतुओं के जीव स्थानांतरित करके अधिक उत्पादक और रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में देखने को मिला है। हरित बाली रोग का संबंध हम कह सकते हैं ये बाजरा से है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ करके आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह जो है वो कहाँ करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पत्तियों में। ध्यान दीजिएगा, पत्तियां, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि थ्रोम्बोसिस निम्नलिखित में से क्या है? थ्रोम्बोसिस जो निम्नलिखित में से क्या है? थ्रोम्बोसिस को कह सकते हैं कि रक्त को सामान्य रूप से बहने से रोकना, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्प्रेरक का कार्य होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो इसके दर को प्रभावित करता है लेकिन खुद उसमें भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा होगा? यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था अनिल। तो अनिल का मतलब क्या कह सकते हैं कि यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिटमस विलियन यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल हो गया, यानी कि अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा। तो कह सकते हैं कि लिटमस विलियन का जो रंग होगा वो किस तरह से हो जाएगा? लाल हो जाएगा, यानी कि उसमें नीले को क्या करेगा? वो लाल में कन्वर्ट करेगा, तो लाल यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, अनिल याद रखिए, आप हमेशा इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए। यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम उपरोक्त में से कौन से नाभिकीय शस्त्र बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं?
तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया। बताइए फ्रेंड्स कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था। तो लेज़र का आविष्कार हम कह सकते हैं कि थियोडर मैमन ने किया था, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा, लेज़र जो है इसका हम फुल फॉर्म देख सकते हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। और लेज़र किरणों की खोज सर्वप्रथम देख सकते हैं कि अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एच. मैमन यानी कि थियोडर एच. मैमन ने 1960 में किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 25 क्वेश्चंस में से काफ़ी अच्छी आपने स्कोरिंग कर ली होगी। अगर आपने 21 प्लस स्कोर किया तो आपकी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी है, अदरवाइज़ आपको और भी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुना है तो आपको क्यूज का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। सेकेंड क्वेश्चन ये कि भिंडी और आलू क्रमशः किस कुल के हैं, ध्यान दीजिएगा क्रमशः किस कुल के हैं। थर्ड पॉइंट ये कि डेबेराइन का संबंध किससे है। तो तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।